जंगल के सारे पेड़ बड़े बड़े थे। उन बड़े पेड़ों के बीच एक आम का पेड़ था जो कि कद में बाकी पेड़ों से छोटा था। मेरे सारे साथी पेड़ कितने बड़े बड़े हो गए, बस एक मैं ही हूँ सबसे छोटा। न जाने कब इनके बराबर का हूँगा। आम के पेड़ की ये बात पास में खड़ा नीम का पेड़ सुन रहा था और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, गट्टे नाठे आम के पेड़, क्या तू हमारी बराबर होना चाहता है? हाँ हाँ नीम जी, मैं भी आपके बराबर होना चाहता हूँ। मेरे इस छोटेपन के कारण कोई भी मेरे ऊपर घोंसला नहीं बनाता। तू अपनी दोनों टहनियों को ऊपर करके आसमान में लटक जा, फिर हमारे जैसा ऊंचा हो जाएगा। नीम की यह बात सुनकर बाकी के पेड़ जोर जोर से हंसने लगते हैं और बेचारा आम का पेड़ बहुत उदास हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, मैंने इस नीम से बातें ही क्यों की? ये तो हमेशा ही मेरा मजाक बनाता है। मैं आज के बाद कभी भी इससे बातें नहीं करूँगा। फिर उस दिन के बाद आम का पेड़ किसी से भी बातें नहीं करता। वो बस अपने ऊपर आम लगने का बेसब्री से इंतजार करता है। एक दिन कालू और गौरी वहाँ से गुजरते हैं तो आम का पेड़ उन्हें रोक लेता है। गौरी और कालू, आप दोनों मेरी टहनियों पर अपना घोंसला बना लो। फिर जब मेरे आम पकने का मौसम आएगा तो जी भरकर आम खाना। गट्टे आम के पेड़, हम आपकी टहनी पर अपना घोंसला क्यों बनाएं? गौरी, मेरा अकेले मन नहीं लगता। ये मेरे दोस्त पेड़ मुझसे एक भी पल ठीक से बातें नहीं करते, बस मुझे ताने मारते हैं। हाँ तो ये सब गलत ही क्या कहते हैं? तुम तो हो ही सबसे छोटे पेड़। अगर हम तुम्हारी टहनी पर अपना घोंसला बनाएंगे तो हमारा घोंसला जल्दी ही नीचे गिरकर टूट जाएगा, इसीलिए हमें नहीं बनाना। अरे आप दोनों मेरी बातें तो सुनो। मेरी टहनी छोटी बेशक है, पर है तो मोटी और मजबूत। आपके घोंसले को कुछ नहीं होगा। और सोच के देखो, तुम्हें आम खाने के लिए भी दूर नहीं जाना पड़ेगा। कालू जी, चलो यहाँ से, ये आम का पेड़ तो हमें मरवाना चाहता है। ऐसे कहकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आम का पेड़ फिर से उदास हो जाता है। कबूतर भैया आज भोजन लेने के लिए नीम के पेड़ के पास से गुजरते जाएंगे। मुझे कुछ निबोरी लेनी है। पर क्यों चिड़िया बहन, आपको निबोरियों से क्या काम है? मेरे बेटे कुक्कू को फोड़े हो गए हैं, उसे निबोरी खिलाऊंगी तो ठीक हो जाएंगे। पहले हम नीम के पेड़ के पास चलते हैं और निबोरी तोड़ लेते हैं। फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर बेचारा आम का पेड़ हर पक्षी को रोककर बस एक ही बात कहता है, तोते, आप मेरे ऊपर अपना घोंसला बना लें, मैं फिर आपको ढेर सारे आम खिलाऊंगा। नहीं नहीं आम के पेड़, मैं आप पर अपना घोंसला नहीं बना सकता। मैंने पहले से ही उस ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बना रखा है। ऐसे इनकार कर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। यह सब देखकर नीम का पेड़ बहुत खुश होता है और हंसते हुए कहता है, छोटे आम के पेड़, तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, परंतु कोई भी पक्षी तेरी टहनियों पर घोंसला नहीं बनाएगा। आप देख लेना, एक दिन मेरी टहनियों पर भी घोंसला जरूर बनेगा। न जाने वो दिन भी कब आएगा जब हमें तेरी टहनियों पर घोंसला देखने को मिलेगा। ये बात सुनकर आम का पेड़ जोर जोर से रोने लगता है। तभी वहाँ पर चिड़िया और कबूतर भी पहुँच जाते हैं। वो पेड़ को रोता देख पहले उसके पास जाते हैं। पेड़ भैया, आप क्यों रो रहे हो? आपको क्या हुआ है? तुम सारे पक्षी एक जैसे मतलबी हो। जब मेरे ऊपर आम लगते हैं तो उन्हें खाने आ जाते हो। वैसे तो मुझसे बातें भी नहीं करते, मैं सारा सारा दिन अकेला काटता हूँ। आम जी, आप हमें मतलबी क्यों कह रहे हो? आखिर हमने ऐसा क्या किया है? हाँ हाँ पेड़ भैया,
हम आपकी मदद जरूर करेंगे। पहले आप रोना बंद करें। फिर आम का पेड़ उन दोनों को अपनी सारी बातें बता देता है। तो ये बात है जिसके लिए आप इतना रोए जा रहे हो। हाँ हाँ, मैं यहाँ से जाने वाले हर पक्षी से बस यही कहता हूँ कि वो मेरे ऊपर अपना घोंसला बना ले, परंतु किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी। तुम हो तो सबसे छोटे पेड़, बारिशों के दिनों में सारे पानी में डूब जाते हो। फिर कोई पक्षी तुम्हारी टहनी पर अपना घोंसला क्यों बनाएगा? मुझे पता है तुम भी कोई बहाना बनाकर यहाँ से चले जाओगे और मेरे ऊपर घोंसला कोई नहीं बनाएगा। नहीं नहीं पेड़ भैया, मैं आपकी टहनियों पर घोंसला जरूर बनाऊंगी। चिड़िया की ये बात सुनकर आम का पेड़ बहुत खुश हो जाता है और चिड़िया कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया बहन, मुझे नहीं बनाना उस छोटे पेड़ पर अपना घोंसला। अगर आपको खतरा मोल लेना है तो ले, पर मैं इस बार आपका साथ नहीं दूंगा। कबूतर भैया, आपने देखा था वो आम का पेड़ कितना दुखी और उदास था। जब मैंने घोंसला बनाने का कहा तो वो कितना खुश हो गया। वो तो है चिड़िया, आम का पेड़ बहुत खुश हो गया था, पर जब आप अपना घोंसला नहीं बनाओगी तो वो और भी ज्यादा दुखी होगा। नहीं कबूतर भैया, मैं दोबारा से आम के पेड़ को दुखी नहीं होने दूंगी। कोई न कोई उपाय तो जरूर निकालूंगी। फिर वह दोनों जंगल के सबसे पुराने बरगद के पास चले जाते हैं और उसे आम के पेड़ की सारी बातें बताते हैं। बरगद काका, हमारे जंगल में एक छोटा आम का पेड़ है। वो अपने छोटे कद से बहुत दुखी है। अब आप ही कोई उपाय बताएं जिससे वो भी बाकी पेड़ों की तरह ऊंचा हो जाए। टूनी बेटा, अगर कुछ और बात होती तो मैं आपकी जरूर मदद करता, लेकिन छोटे कद का उपाय तो मेरे पास भी नहीं है। पर बरगद काका, हम तो आपके पास बड़ी उम्मीदों से आए थे, ये सोचकर कि आपके पास कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। हाँ काका, आप ही कोई उपाय बताएं। आप ही जंगल के सबसे बूढ़े पेड़ हो। याद आया, आप काली पहाड़ी पर चले जाओ, आपको वहाँ सुनहरा पेड़ दिखाई देगा और उसके फूलों को लाकर पेड़ की जड़ों में डाल दो। परंतु काका, हम उन फूलों को कैसे पहचानेंगे? टूनी बेटा, वो फूल हरे रंग के होते हैं, आप जल्दी से उन्हें तोड़ लाओ। पेड़ का धन्यवाद कर वो काली पहाड़ी पर चले जाते हैं और शाम होने तक सुनहरा पेड़ खोज लेते हैं। चिड़िया, वो देखो, सुनहरा पेड़ मिल गया। हाँ कबूतर भैया, ये वही सुनहरा पेड़ है जिसके बारे में बरगद के पेड़ ने बताया था। फिर चिड़िया और कबूतर कुछ हरे रंग के फूल तोड़ लेते हैं और उन्हें लेकर अपने जंगल आ जाते हैं। पेड़ भैया, अब आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम आपके बढ़ने की दवा लेकर आ गए हैं। चिड़िया, क्या आप सच कह रही हो? मैं भी बाकी पेड़ों की तरह ऊंचा हो जाऊंगा। हाँ हाँ आम के पेड़, अब आप भी बाकी पेड़ों की तरह बड़े हो जाओगे। फिर वह दोनों पेड़ की जड़ों में वो फूल डाल देते हैं और पेड़ धीरे धीरे से बढ़ने लगता है। वो कुछ ही देर में बाकी पेड़ों के बराबर हो जाता है। अरे वाह, मैं तो बाकी पेड़ों के बराबर हो गया। भोली चिड़िया, ये सब आप दोनों के कारण हुआ है, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। पेड़ भैया, इसमें एहसान की क्या बात है? आप भी तो हमें हर मौसम मीठे मीठे आम देते हो, तो क्या हम आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते? फिर टूनी और कबूतर अपना घोंसला आम के पेड़ पर बना लेते हैं। पेड़ भी बहुत खुश होता है और उसके आम भी पक जाते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर खूब आम खाते हैं। कालू जी, हम इस पेड़ पर अपना घोंसला बना लेते हैं। ये पहले से कितना ऊंचा हो गया है और सबसे ज्यादा आम भी इसी पर लगे हैं। हाँ हाँ गोरी जी, चलो हम अभी इस पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं और फिर मीठे मीठे आम खाया करेंगे। कालू और गोरी, तुम मेरे ऊपर घोंसला नहीं बना सकते हो। जब मैंने आपसे कहा था कि मेरी टहनी पर घोंसला बना लो, तब आप मुझे गट्टा पेड़ बोलकर चले गए थे। हमें माफ कर दो पेड़,
हमसे गलती हो गई, प्लीज हमें घोंसला बनाने दो। नहीं नहीं, मैं चिड़िया और कबूतर के अलावा किसी को भी अपने आम नहीं खाने दूंगा। अब आप भाग जाओ यहाँ से। पेड़ भैया, आप इन दोनों को माफ कर दें और इन्हें भी अपने आम खाने दें। लेकिन क्यों चिड़िया, ये दोनों भी मेरा मजाक उड़ाते थे। पेड़ भैया, अब आप इन दोनों को माफ कर दें। अगर आप भी बदले की भावना रखोगे तो आप में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा। चिड़िया की ये बात सुनकर पेड़ कालू और गोरी को माफ कर देता है और उन्हें भी अपने आम खाने देता है। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है, हमें कभी भी किसी की कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसका साथ देना चाहिए। जंगल में कबूतर एक छोटी सी दुकान खोलता है। उसकी रोज रोज की आमदनी इतनी अच्छी होती है कि वो कुछ ही महीनों में एक बड़ी दुकान भी खोल लेता है। परंतु कालू और गोरी तो हमेशा ही कबूतर से उधार सामान ले जाते। कालू जी, राशन का सारा सामान खत्म हो गया है। गोरी, इतना परेशान होने की क्या बात है, हम अभी कबूतर की दुकान पर जाते हैं और राशन का सारा सामान ले आते हैं। हमें कौन सा उस कबूतर को पैसे देने पड़ते हैं। सच कालू जी, जब से इस कबूतर ने अपनी दुकान खोली है तब से राशन की तो कोई चिंता ही नहीं होती। फिर कालू और गौरी कबूतर की दुकान पर आ जाते हैं और उससे उधार सामान मांगते हैं। कालू, जब से मैंने अपनी दुकान खोली है तब से आपने मुझे एक भी रुपया नहीं दिया, बस हर महीने का राशन उधार ले जाते हो। कबूतर, बस इस बार उधार दे दे, अगली बार से नगद राशन ले जाया करूँगा। भाग थोड़े न रहे हैं, तेरे पैसों को लेकर सब एक साथ इकट्ठे दे देंगे। नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला। पहले मेरे बाकी का उधार वापस करो, तभी मैं आपको राशन दूंगा। चलो कालू जी, ज्यादा पैसों के घमंड में ये कबूतर अंधा हो गया है जो अपने ग्राहकों को भगा रहा है। गोरी कौवी, मैं आपको भगा नहीं रहा, बस अपने पैसे मांग रहा हूँ जो तुमने कई महीनों से उधार कर रखे हैं। पहले मेरे पैसे दे दो, फिर मैं आपको राशन दे दूंगा। मुझे नहीं लेना तेरा राशन। आज के बाद हम दोनों तेरी दुकान पर भूल के भी नहीं आएंगे। चलो कालू जी। ऐसे कबूतर से बहस कर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, मैं उस कबूतर को छोड़ूंगी नहीं, उसने हमारी बहुत बेइज्जती की है अपनी भरी दुकान पे। हाँ हाँ गोरी जी, 4 पैसे क्या कमा लेता है कबूतर, अपने आप को बहुत बड़ा रईस समझता है। वैसे कालू जी, कबूतर कितने रुपए कमाता होगा? क्या बात करती हो गोरी, तुम्हें नहीं पता? कबूतर एक दिन का 5,000 कमाता है, उसके हिसाब से महीने के हो गए पूरे 1.5 लाख। हाय कालू जी, महीने का 1.5 लाख रुपए, फिर तो कबूतर के पास नोटों की गड्डियाँ होंगी। छोड़ो गोरी कबूतर की बातों को, अब हम किसी और दुकान से राशन उधार लेने जाते हैं। आप राशन की चिंता छोड़ो और चुपचाप मेरे साथ चलो। फिर ऐसा कहकर गोरी कौवी कालू को अपने साथ पहाड़ियों पर ले जाती है। गोरी, आप यहाँ क्यों आई हो? ये तो बदमाशों का अड्डा है। आप जरा चुप हो जाइए और मुझे बिल्लू से बातें करने दीजिए। बिल्लू जी, आपको मेरे पड़ोसी को किडनैप करना है। आपके पड़ोसी को किडनैप करने में मेरा क्या फायदा होगा? बिल्लू जी, उसकी खुद की दुकान है, आप उसकी पत्नी लूसी को किडनैप कर लें और फिर 5 लाख रुपए मांगना, फिर उन पैसों को आधे आधे हम बांट लेंगे। सब कुछ ठीक है, पर उसकी पत्नी को किडनैप करना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर कोई उसका छोटा बच्चा होता तो काम और भी आसान हो जाता। छोटा बच्चा तो है उनका, पर वो अभी अपनी नानी के घर गया है। तुम उसकी पत्नी को ही किडनैप करो, वो बहुत भोली है और आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, मैं उसकी पत्नी लूसी को किडनैप
किडनैप करूँगा, पर पूरे 3 लाख रुपए मैं लूँगा। बिल्लू ऐसे लालच मत करो, मैंने पहले ही बराबर का हिस्सा कर दिया था। सारी मेहनत तो मैं करूँगा, आप दोनों क्या करोगे? अगर मुझे 3 लाख रुपए नहीं लेने दोगे तो अपना काम किसी और से करवा लो। ना ना बिल्लू जी, आप 3 लाख रुपए ही लेना और काम को पूरा करना। फिर बिल्लू से बात कर वे दोनों पति पत्नी अपने घर आ जाते हैं। आपने 50,000 का नुकसान करा दिया, मैंने चुप रहने को बोला था, आप फिर भी बोल गए। गौरी, हमें तो घर में बैठे बिठाए 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, सारी मेहनत तो वो बिल्लू करेगा। अब पता चलेगा उस कबूतर को जब किडनैपर को 5 लाख रुपए देगा। इस तरह से वे दोनों बहुत खुश होते हैं और लूसी के पल पल की खबर बिल्लू किडनैपर को देते हैं। बिल्लू किडनैपर जी, जल्दी से फूलों के बाग पर पहुंच जाओ, वो लूसी अभी अभी लाल रंग की टोकरी लेकर फूल तोड़ने गई है। ठीक है गौरी कवि, मैं अभी फूलों के बाग पर ही हूँ, जैसे ही वो आती है तो मैं उसे किडनैप कर लूँगा। बिल्लू वहीं फूलों के बाग में छिप जाता है और तभी वहाँ पर फूल तोड़ने टूनी चिड़िया आती है। उसके पास भी लाल रंग की टोकरी थी। गौरी ने कहा था कि उसके पास लाल टोकरी है तो मुझे इसको ही किडनैप करना होगा। फिर बिल्लू अपने थैले में से एक डिब्बी निकालता है, उसमें लाल रंग था। वो इस लाल रंग को अपने सारे शरीर पर लगा लेता है और जोर जोर से चिल्लाता है, मुझे कोई बचाओ, मैं यहाँ झाड़ियों में घायल पड़ा हूँ, कोई मेरी मदद करो। अरे ये तो किसी पक्षी के पुकारने की आवाज है, लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। फिर टूनी चिड़िया आवाज को सुनते सुनते बिल्लू के पास चली जाती है। मेरी कोई मदद करो, मुझे बहुत चोट लगी है, कृपया मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो। आप चिंता ना करें, आपको अभी दवा की जरूरत है, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। नहीं नहीं भोली चिड़िया, मेरे घर के पास ही डॉक्टर का घर है, तो मैं उसी से अपना इलाज करवा लूँगा। आप बस मुझे मेरे घर पर छोड़ दें तो आपकी बड़ी कृपया होगी। फिर टूनी चिड़िया बिल्लू को लेकर वहाँ से चली जाती है। वो उसकी बताई हुई दिशा में उड़ती है। यहाँ तो मुझे कोई घर नहीं दिखाई देता, आप ये कैसी जगह पर रहते हो, अब आपका इलाज कैसे होगा? हा हा हा, फंस गई लूसी, मुझे कोई चोट नहीं आई, तुझे किडनैप करने के लिए मैंने अपने ऊपर लाल रंग किया, अब तेरे पति से पूरे 5 लाख रुपए मांगूंगा। ऐसा कहकर बिल्लू टूनी चिड़िया को पेड़ से बांध देता है और उसके मुंह पर एक पट्टी लगा देता है। अब ठीक है, वरना ये चिल्ला चिल्ला कर मेरे सर में दर्द कर देती। अब गौरी कव्वी को फोन लगाता हूँ। काम हो गया है, मैंने इसे किडनैप कर लिया। अब जल्दी से अपने पड़ोसी कबूतर का नंबर दो, उसे भी तो खबर करनी है। मैंने पता तो व्हाट्सएप कर दिया है, तुम बस होशियारी से काम करना, गलती से भी हम दोनों का नाम कहीं न आने पाए। ठीक है, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं तुम दोनों का नाम कहीं नहीं आने दूंगा। फिर बिल्लू कबूतर के घर के लिए निकल जाता है। वो एक चिट्ठी कबूतर की दुकान पर रख आता है। ये चिट्ठी कौन रख गया, और इसमें तो मेरी पत्नी लूसी का नाम है, मैं अभी उसको देता हूँ। हाँ कबूतर जी, चिट्ठी पे नाम तो मेरा ही लिखा है, पर आज से पहले तो मेरे लिए चिट्ठी कभी नहीं आई, फिर ये कौन दे सकता है? फिर कबूतर अपनी पत्नी की चिट्ठी पढ़ता है। कबूतर, अगर अपनी पत्नी लूसी की जान बचाना चाहता है तो पूरे 5 लाख रुपए लेकर पहाड़ी पर आ जाना, वरना तेरी पत्नी को जान से मार दिया जाएगा। कबूतर जी, ये तो किडनैपर की चिट्ठी है। लूसी जी, आप तो यहीं हो, फिर उसने किसको किडनैप किया है और ये चिट्ठी हमारे घर क्यों रख गया? कबूतर जी, नाम तो मेरा ही लिखा है, आप पहाड़ी पर जाकर देखें, मुझे तो कोई बड़ी गड़बड़ लगती है। हाँ हाँ लूसी जी, मैं अभी जाकर देखता हूँ, चाहे
चाहे वे कोई भी हो, हमें उसकी मदद करनी होगी। फिर कबूतर पैसे लेकर घर से निकल जाता है। गोरी और कालू उसके घर पर नजर रखे हुए थे। कालू जी, मैं बिल्लू किडनैपर को बताती हूँ कि कबूतर घर से निकल गया है, वो थोड़ा सावधान हो जाए। गोरी कौवी बिल्लू को फोन पर बता ही रही थी कि तभी उसका पति कालू कौवा जोर से चिल्लाता है, गोरी गोरी जल्दी देखो, कबूतर की पत्नी तो यहाँ है। ओए बिल्लू, तूने किसको पकड़ रखा है? कबूतर की पत्नी लूसी तो मेरी आंखों के सामने है। क्या कहा? मैंने तो लाल टोकरी वाली को ही पकड़ा है। तूने किडनैप करने से पहले उसका नाम नहीं पूछा था? फिर बिल्लू तुरंत ही चिड़िया के मुंह से पट्टी हटाता है और उसका नाम पूछता है, क्या तुम्हारा नाम लूसी है? नहीं, मेरा नाम तो टोनी है। और आपने मुझे क्यों पकड़ा है? गोरी, ये तो अपना नाम टोनी बता रही है। पिल्लू के बच्चे, भाग वहाँ से, वो कबूतर की पत्नी नहीं है। तूने गरीब टूनी को पकड़ लिया है। अब कबूतर के पहुँचने से पहले वहाँ से भाग जा। बिल्लू तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है और तभी वहाँ पर कबूतर पहुँच जाता है। कबूतर भैया, उस दुष्ट किडनैपर ने मुझे लूसी समझकर किडनैप कर लिया। चिड़िया बहन, आप सुरक्षित हो और जल्दी से यहाँ से भाग चलो, कहीं वो किडनैपर आ ना जाए। फिर वे दोनों जल्दी से अपने जंगल आ जाते हैं। कबूतर भैया, ये सब गोरी और कालू ने करवाया है। वो आपकी पत्नी को अगवा करना चाहता था और आपसे पैसे लेना चाहता था। बस बस चिड़िया बहन, अब मैं सब समझ गया हूँ। अब उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। मैंने उन दोनों को उधार सामान नहीं दिया था, उन्होंने ऐसा ही किया। ऐसा कहकर कबूतर पुलिस वाले को वहाँ बुलाता है और उन्हें गोरी और कालू की सच्चाई बताता है। पुलिस उन दोनों को जेल में बंद कर देती है। वो बिल्लू किडनैपर को भी जेल में डाल देते हैं। बिल्लू गवार कहीं के, तुम्हारी वजह से आज हम जेल में हैं। तुझमें 2 पैसे की भी अकल नहीं है और चला था किडनैपर बनने। फिर वह तीनों जेल में पछता रहे थे और अपने किए की सजा काटते हैं।